क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्ट चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे 6 जून का हम लोग लेके आ गए हैं करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आ सकते हैं प्रीलिम्स और मेन से संबंधित वो ये वाले हैं। देखिए, कोविड-19 का डेल्टा संस्करण यानी कि वेरिएंट जो है वो क्या है, सारी चीज़ें जानेंगे। मनरेगा मजदूरी भुगतान में जातिवार विभाजन की बात करी गई है, कास्ट वाइज स्प्लिट। ठीक, ये जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा है इसके बारे में। और अगला ये है कि जो बचपन में हम लोग की ख्वाहिश हुआ करती थी कि आसमान में कितने तारे हैं गिनने का, तो वो अब शायद पूरा हो जाएगा और ज़्यादा बेहतर तरीके से। पहले भी हो चुका, फिर हो रहा है। काउंट द नंबर ऑफ स्टार्स दैट एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स। ब्रह्मांड में कितने तारे हैं। नासा ने शुक्र के लिए यानी कि वीनस प्लैनेट के लिए 2 नए मिशन की घोषणा की है, जानेंगे पूरी चीज़। और ग्लोबल नाइट्रोजन कॉन्फ्रेंस पिछले साल नहीं हो पाई थी, इस साल हो रही है। 3 साल में एक बार होती है, ध्यान रखना। आप लोग को आगे बढ़ने से बता दें, यूपीएससी का कंप्लीट पेड ग्रुप और ईपीएफओ का भी कंप्लीट पेड ग्रुप और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप हमारा चालू है। यूपीएससी का अभी 4 तारीख से चालू हुआ है, इसको तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। और ईपीएफओ का 60 दिन का है, तो जितना लेट करेंगे उतना जो है इसमें नुकसान रहेगा आपका। तो आप लोग के लिए ये चीज़ें हैं। कंप्लीट पेड ग्रुप सब कुछ मिलता है इसमें, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल पूरा पूरा और जो है पूरा डाउट डिस्ट्रक्शन सारा कुछ होता है इसमें। टेस्ट सीरीज में सिर्फ क्वेश्चन से संबंधित डाउट सॉल्व किए जाते हैं। इन नंबर्स पे कॉल करके 8564880530 9696060889 पे कॉल करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। और ज़्यादा देखिए, कोविड-19 का डेल्टा संस्करण क्या है। अब यहाँ पे जो है आपका इंग्लैंड में पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड जो है उसने वहाँ पे सर्वे किया अपना। ठीक, उन्होंने ये पाया कि देखो, हम लोग ने पहले पढ़ा था यूके, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। ठीक, और अब ये इंडिया वाला। ठीक, तो यूके वाला जो है अल्फ़ा कहलाया, आपका साउथ अफ्रीका वाला बीटा कहलाया, ब्राज़ील वाला जो है आपका, इसको क्या नाम दिया गया था अभी बताऊंगा। और इंडिया वाले का जो है डेल्टा नाम रखा गया है। ठीक, नाम WHO ही रख रहा है, नाम WHO रख रहा है। और इसके साथ ही साथ ये रखता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न या फिर जो है वेरिएंट ऑफ इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो इसके बारे में अभी बताऊंगा। तो यहाँ पे यूके में जब इन्होंने अभी किया कि एक सर्वे किया, तो उन्होंने पाया कि भैया सार्स कोरोना वायरस जो अपने आप को म्यूटेट करता जा रहा है, नए नए वेरिएंट लाता जा रहा है, कभी अल्फ़ा हो रहा है, कभी बीटा हो रहा है, कभी डेल्टा हो रहा है, ये 4th है। तो ये जो म्यूटेशन है अब जो देखा गया है कि ये डेल्टा वाला ज़्यादा है, जो पहले इंडिया में देखा गया था। इंडिया में देखा गया था कौन सा, देखिए अब यहाँ पे ये इसको साफ कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए B.1.617.2 जो है ना, .2.1 करेगा तो नहीं, .2 वाले को डेल्टा वेरिएंट किया गया है, ध्यान रखना। ठीक, और ये यूके में पाया गया कि भैया ये ज़्यादा देखा जा रहा है, ये कम है। अल्फ़ा वाला कम दिख रहा है, डेल्टा वाला ज़्यादा दिखा रहा है। और ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न भी हो गया है, WHO द्वारा ये बताया गया है। ठीक, अल्फ़ा कम हो गया है और जो है डेल्टा ज़्यादा दिखा रहा है। डेल्टा कब कहाँ देखा गया था, इंडिया में देखा गया था, पिछले साल देखा गया था। इस बार तो उसने तबाही मचाई यहाँ पर। तो ये चीज़ है और ये कई सारे कंट्रीज़ में हो गया, 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ में देखा जा चुका है। तो अब इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न भी कर दिया गया है, वर्गीकरण कर दिया गया है चिंता के उसमें। ठीक है, और ये इससे क्यों बोला गया, देखो 3 तरीके होते हैं, उनमें से कोई भी अगर एक हो, वो पूरा कर दे कोई वेरिएंट जो जेनेटिक स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है अनुवांशिक उसमें, तो उसको क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। वो अगर चेंज हो रहा है तो कुछ चीज़ें अगर मान लीजिए वो कर रहा है 3 में से, जैसे कि सिग्निफिकेंट इंक्रीज ट्रांसमिसिबिलिटी यानी कि संक्रमण तेजी से हो रहा है, ठीक, बढ़ रहा है, एक से दूसरे में जल्दी ट्रांसमिट हो जा रहा है। और या फिर जो है कंट्रीज, कई सारी कंट्रीज़ में जो है सेम वेरिएंट मिल रहा है। तो ये 2 तो इसमें पाए गए आपके, आपका डेल्टा वाले में। तो इसको जो है WHO ने आपका वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया है। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे पिक्चर है। म्यूटेशन क्या होता है, वहीं जो प्रोटीन है भैया वायरस का, उसमें DNA स्ट्रक्चर वो सब चेंज वेंज कर लेता है, जो भी जेनेटिक मटेरियल है, तो उसको जो है बोला जाता है आपका क्या, आपका म्यूटेशन। अब यहाँ पे जो म्यूटेशन हुआ डेल्टा वाले में, ये भी समझ लेते हैं साथ ही साथ। इसमें क्या हुआ है, जो अपना कोरोना है, तो इसका जो स्पाइक्स निकले हुए हैं ना, ये कांटे, इसके प्रोटीन में इसने लगातार बहुत तेजी से जो है चेंजेस किए। 4 बार म्यूटेशन कर चुका है ये। ठीक, इतना ज़्यादा, मतलब अपने आप को बचाने के चक्कर में 4 बार इसने म्यूटेशन किए हैं। और वेरिएंट जो है ये करीबन कॉमन, अच्छा ये RNA वाला वायरस है, तो ये म्यूटेशन वैसे होता रहेगा, ध्यान रखना। तो अभी जो वैक्सीन बहुत एफिकेसी जिनकी चल रही, हो सकता है आगे टाइम पे ना हो, तो ये भी एक चीज़ है। ठीक,
और जो आपका यहाँ पे देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूटेशन 5 से 15 म्यूटेशन हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न होता है वो कब दिया था, कोई भी एक पूरा कर दे। ट्रांसमिट तेजी से हो रहा है, इलनेस बहुत ज़्यादा हो रही है। यूके ने ये भी कहा है डेल्टा वाला जो है वो खतरनाक इसलिए आता है क्योंकि इसमें हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा लोग को हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। पहले वाले में ये था कि चलो घर पे रह के क्वारंटीन रह के हो जाता था काम। ठीक, तो ज़्यादा ट्रांसमिट हो रहा है, ज़्यादा ज़्यादा इलनेस ज़्यादा सीवियर हो रही है, खतरनाक। और इसमें जो वैक्सीन की ताकत है कि एंटीबॉडी बनाकर जो है उसको ख़त्म कर दे वायरस को, वो चीज़ कम होती जा रही है, प्रभावकारिता भी कम होती जा रही है वैक्सीन की। इसके अलावा तो आपको वेरिएंट ऑफ कंसर्न तो सबने सब जगह पढ़ लिया होगा, ये चीज़ नहीं पढ़ी होगी वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसमें भी देखो होता वही है जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न वाले में ही है कि जो क्राइटेरिया ऊपर दे रखे हैं उसमें कोई भी एक पूरा कर ले तो उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट तब बोला जाता है जब उस चीज़ को प्रूव करने के लिए, कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न को प्रूव करने के लिए डेटा नहीं हो, इनसफिशिएंट हो तब। ठीक, तो देखिए ये वेरिएंट थे। यूके वाला जो है इसको अल्फ़ा बोला गया आपका, फिर ये साउथ अफ्रीका वाला है, फिर ये ब्राज़ील वाला है। ठीक, और फिर ये इंडिया की बात हुई तो इंडिया में फाइनली जो है ये B.1.617.2 वाला जो है, ध्यान रखना, उसको किया गया। और यूपीएससी और इन सब यूपीपीएससी और जो स्टेट पीसी एग्जामिनेशन है उसमें देखिए ये वाला 2.2 या फिर 0.1 लिख देगा, बताइए ये वाला था क्या। या फिर ऐसे क्वेश्चन 4 ऑप्शन बना देगा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, इस तरह के क्वेश्चन बना के पूछ सकता है और आएगा, देखना इस तरीके। क्योंकि वहाँ पे देखिए अलग अलग डिमांड होती है, कोई छोटा बड़ा नहीं एग्ज़ाम होता है, सब अलग अलग डिमांड है हर जगह। तो डेल्टा वेरिएंट क्या है कि ये एक तो ग्लोबली जो है सर्कुलेट हो गया है, इंडिया में इसको डिटेक्ट किया गया था। और डेल्टा किसको दिया गया है, 0.2 वाले को। कई बार बोल चुका हूँ ताकि आपको याद रहे। अल्फ़ा यूके वाला था, केंट वाला, इसका नाम क्या है B.1.17, 50 से ज़्यादा कंट्री। बीटा साउथ अफ्रीका वाला था, गामा ही बोला गया उसको, ब्राज़ील वाले को गामा बोला गया। ठीक, साउथ अफ्रीका वाले का क्या था B.1.351, साउथ अफ्रीका 351, ब्राज़ील बहुत ही ईजी 0.1। ठीक आपका, और डेल्टा क्या है बी डॉट, ये तीनों, ये बी है, ये भी बी है, ब्राज़ील वाला पी है, बी है इस यहाँ लग गया तो यहाँ पे पी हो गया, ऐसे याद कर लो। डेल्टा वाला क्या है B.1.617.2 जो है ये वाला डेल्टा कहला रहा है। डेल्टा क्यों डिफरेंट ये कहलाता है, क्योंकि इसने जो है अपने आप को अपना म्यूटेशन काफ़ी बार किया है और मल्टीपल म्यूटेशन कर चुका है। अपने स्पाइक के प्रोटीन में 4 बार म्यूटेशन कर चुका है। इसके अलग अलग नाम दिए गए। वन ऑफ दीज जो है L452R है, डेनमार्क में पहली बार देखा गया था। ये एंटीबॉडीज़ की एफिकेसी इसमें कम हो जाती है, वैक्सीन ख़त्म नहीं कर पाता है जो हमारे ये वायरस हैं ये सारे। म्यूटेशन अगला क्या है P681R। ठीक, ये ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा है, जल्दी ट्रांसमिट हो जाता है आसानी से। D614G म्यूटेशन है, ये जो है आपका एविडेंस देखा गया कि वेरिएंट विद दिस म्यूटेशन स्प्रेड्स, ये भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। और डेल्टा का एक और म्यूटेशन है, ये 4 म्यूटेशन सारे डेल्टा के ही बताए जा रहे हैं। T778K यानी कि T478K, ये मतलब 65% जो है ज़्यादा अक्रेंस इसका देखा गया है। इसका नाम क्या है B.1.222। ठीक, मैक्सिको में लास्ट ईयर देखा गया था। इसकी इनएफेक्टिविटी जो है वो ज़्यादा है। ठीक, एविडेंस क्या है, सिवियरिटी गंभीरता क्यों बढ़ गई, यूके ने बोला है कि हॉस्पिटलाइजेशन की ज़्यादा जरूरत पड़ रही है डेल्टा वाले में अल्फ़ा केसेस के कंपैरिजन में। तो ये इस पूरा हमारा एक टॉपिक था आपका, डेल्टा वेरिएंट जो आ गया इंडिया से संबंधित है। क्वेश्चन इससे आने के पूरे आसार हैं। अगला जो टॉपिक है बहुत इजी सा, मनरेगा हमें पता है कि एक जो है गरीबी उन्मूलन वाला एक स्कीम है। अब इसमें देखिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो वित्त मंत्रालय उसके जो सेक्रेटरी जी हैं, उन्होंने, मुझे ये बात सही नहीं लगी, पता नहीं आप लोगों को कैसा लगेगा, आप लोग जरूर उसको बताइएगा। देखिए इन्होंने कहा है कि मनरेगा में जो हम वेतन का भुगतान करते हैं मजदूरी का, उसका कास्ट वाइज स्प्लिट कर दो कि अच्छा एससी को कितना गया, एसटी को कितना गया है, ताकि सेंट्रल ये पता चल सके कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन वर्गों के लिए जो हाशिए पे हैं, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, उनके लिए भी काम कर रही है और कितना कर रही है ये पता चल जाए। तो ऐसा तर्क दिया गया है। हालांकि क्रिटिज्म वालों ने ये कहा कि यार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, इससे कोई हो सकता है कि बजट तुम आगे कम ही कर दो। ठीक, उन्होंने ऐसा बोला, हो सकता है कोई चेंज ही ना पड़े, हो सकता है वेतन जो है इन वाले उनको कम, जो SC ST है जो कैटेगरी, उनको जो है कम होने लगे। तो ऐसी जबरदस्ती चीज़ें क्यों कर रहे हो, जब मनरेगा एक्ट में ही सारे लोगों को एक समान तरीके से भेजे जाने की बात हुई है तो चलने दो। बीच में जाके जो है ये टांग अड़ाने की क्या ज़रूरत है, खाली दिखाने के लिए कि आप SC ST को करते हो, फिर बाद में क्या है, इलेक्शन आ रहे हैं ना अब,
तो वही सब चीज़ें मत करो, ये चीज़ है। खैर आपका क्या मानना है, आप लोग कमेंट करके जो बताइएगा। तो इसमें ये चीज़ बताई गई कैटेगरी वाइज कोई नहीं है प्रोविज़न, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सेपरेट बजट बनाया जाए। रीज़न यही दिया है कि भैया सेंटर ये मूल्यांकन करना चाहते हैं बेनिफिट कितना पहुंच रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कितना कर रही है। ठीक, कंसर्न उन्होंने बताया कि हो सकता है पेमेंट जो है कॉम्प्लिकेट आप कर दो, ठीक, हो सकता है वो उसमें डिले होने लगे, सेग्रीगेट करने से कोई पर्पस तो हो नहीं रहा है सॉल्व। ठीक, और देखो एक चीज़ ये भी है, प्रोफाइलिंग भी हो जाती है इसमें, कि उसमें SC STs को जो है हो सकता है कि वहाँ पे कर दें कि अरे इनके लिए इतना ज़्यादा जा रहा है, हमारे लिए कम आ रहा है, या फिर कई सारी चीज़ें लोग मुद्दे बनाने के लिए बना लेते हैं। तो मनरेगा के बारे में हमें जानना ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक जो है ये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें एक जो है आपका कानूनी अधिकार देती है कि आप काम करो, आपको पैसा दिया जाएगा। ठीक, और किसी भी सिटीजन ऑफ इंडिया जो है सबको दिया जाएगा। इसमें 33% का जो है आपका व्यूमेंस का जो है वो भी है, रिजर्वेशन भी है कि उनको दिया, अगर 100 काम दिया जाएंगे तो 33 व्यूमन को उसमें से काम दिया जाएगा ही जाएगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो। ठीक, यहाँ पे वो सब नहीं है, कैटेगरी व्यूमन है तो सब कुल मिला के 33 होने चाहिए, चाहे SC को, चाहे जनरल को, चाहे कोई भी कैटेगरी को हो। 2005 में लाया गया था राइट टू वर्क को, इसको जो है कंप्लीट करने के लिए। लाइवलीहुड जो है इसमें आजीविका की सुरक्षा है, इसमें रूल अब देखो कहाँ कहाँ होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। कम से कम 100 दिन की गारंटीड, मतलब गारंटी के साथ वेतन रोजगार दिया जाएगा एक वित्तीय वर्ष में। वित्तीय वर्ष कब से होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अगले साल के। और हर हाउस होल्ड दिया जाएगा उसके एडल्ट मेंबर को, अगर वो अपनी स्वायत्तता से काम करने आता है। कौन सा, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। ठीक, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क के पीछे बोला भी गया था कि जो है कांग्रेस सरकार का कि ये 60 साल बाद, 75 साल बाद भी ये गड्ढा खुदवाने वाली जो स्कीम है, इसको हम नहीं बंद करेंगे। अब देखिए बंद तो क्या करेंगे, अब उसको और ज़्यादा उसमें भी ये ढूंढ रहे हैं कि किसी तरीके से वोट का जो है वो किया जाए, मतलब उसको जो है मोबिलाइज किया जाए। तो 15 दिन। अच्छा, इसमें एक चीज़ मिसिंग थी तो मैंने यहाँ पे वैसे बता दे रहा हूँ, आपके या फिर किसी के भी जो है आपको जो मांगेगा रोजगार, तो 15 दिन के अंदर उसे रोजगार देना है। अगर नहीं देता है तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है, बेरोजगारी भत्ता भी मिलता है। ठीक, ध्यान रखना। इसमें जो फंडिंग की जाती है ये सेंटर, केंद्र और राज्य सरकार के बीच में की जाती है। और इसमें 100% जो है कोई अनस्किल्ड लेबर कर रहा था तो केंद्र सरकार 100% तक देती है। अगर 75% केंद्र सरकार देती है। अगर सेमी स्किल्ड या फिर स्किल्ड, कौशल, अर्ध कौशल या फिर कौशल वाला कोई लेबर हो रहा तो 75% तक है। 75% कॉस्ट ऑफ मटेरियल होती है और 6% एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रबंधन वाले कार्य होते हैं। ये बजट इस साल का है, ज़्यादा जरूरी नहीं है। आप लोग के लिए जो क्वेश्चन है वो है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। आज है तारीख क्या, 6 जून। ठीक, 6 जून। इसमें क्वेश्चन ये है कि गरीबी के प्रकार क्या हैं। गरीबी कई तरीके की होती है। ठीक, उसके प्रकार क्या है। पॉवर्टी इंडिया में अभी भी क्यों है, गरीबी क्यों बनी हुई है भाई। इतने 5 ईयर प्लान हो गए, आज भी ये प्लान चल रहे हैं, हर जगह गरीबी गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, लेकिन कुछ हट नहीं रहा है। तो आपको क्रिएटिव सोल्यूशन देने, ये नहीं सोल्यूशन देने हाँ स्कीम लाओ, ये करो वो करो, अच्छे कुछ क्रिएटिव सोचो और फिर लाओ। भारत में गरीबी को खत्म करने के लिए रचनात्मक समाधान दें। अच्छे से इसका आंसर जो लिखिएगा कम से कम 150 वर्ड में, ज़्यादा से ज़्यादा 200 से ऊपर मत जाना प्लीज़। ठीक, अगला हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हम जो है तारे गिन सकेंगे, जो बचपन का सपना था। जो आप लोगों ने जो एक दूसरे से बात करी होगी भाई बहन दोस्तों से कि भैया तारे गिन के दिखाओ। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यूनिवर्स में कितने तारे हैं इसको गिनने के लिए नासा जो है फंड करा। नासा का ये प्रोग्राम है डिस्कवरी प्रोग्राम। ठीक, उसी का ये हिस्सा है जिसमें कि 2 भेजे जा रहे हैं, जिसमें कि जो नहीं ये डिस्कवरी वाला नहीं है, अगला वाला है वो वीनस वाला है। सॉरी, आज 2 नासा के हो गए तो नासा ही कर दिया इसने आज। देखिए इसमें यहाँ पे क्या है कि नासा ने फंड किया है, एक रॉकेट लॉन्च करेगा और न्यू मैक्सिको से वाइट सैंड मिसाइल रेंज से करेगा लॉन्च। इसमें साइबर 2 करके ये सैटेलाइट है, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये करेगी मेज़र कि जो है पूरे ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड और पूरे ब्रह्मांड में कितने ज़्यादा जो है तारे हैं, कितने तारे हैं ये करेंगी। तो किस तरीके से गिनेंगे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। एम क्या है, पूरे नंबर ऑफ स्टार गिनना सारे यूनिवर्स में। ये पहली बार नहीं हो रहा है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी इसको कर चुका है। और साइबर 2 है तो उससे पहले साइबर 1 भी हो चुका है ना। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी ये से इंफ्रारेड स्पेस ऑब्जर्वेटरी की है, हर्शल। अगर पूछ ले कि हर्शल किसकी ऑब्जर्वेटरी है तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी की है। उसने काउंट किए थे कि गैलेक्सीज में कितने
जो है आपके तारे हैं। किसके बेसिस पे? इंफ्रारेड और ल्यूमिनोसिटी प्रीवियसली, मतलब चमक और दीप्ति के नापने से इनको जो है पता चला था। ठीक, और ये है आपका नंबर ऑफ स्टार्स कितने होंगे, साइबर ये जाके ढूंढेगा। पहले जो किया था उसमें शायद उनको लग रहा है कि कम हुए थे, तो इस बार थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया गया है। देखिए इसमें वैसे तो ये लोग कहते हैं कि 100 मिलियन स्टार यानी कि 100 करोड़ जो है तारे होते हैं जो है हर गैलेक्सी में। ठीक, ये बोला गया है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये अंडर एस्टिमेशन भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। फैक्टर बाई 10 से मतलब गलती इसमें हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ स्टार जो है इससे मतलब 10 करोड़ एक गैलेक्सी में नहीं हो, क्योंकि उन्होंने देखो एक चीज़ तर्क और भी दिया है। तो ये जो हमने जोड़े हैं ये तो जोड़े गए हैं कि जैसे मिल्की वे गैलेक्सी जिसमें हम लोग हैं, ठीक, हमारा सोलर सिस्टम है, वैसे और भी गैलेक्सियाँ हैं। तो उस गैलेक्सी के बाहर भी तो स्टार्स हैं, हम सिर्फ वाले गिन रहे हैं जो गैलेक्सी के अंदर है, तो सारे वो हो नहीं सकते। एवरेज पे 10 करोड़ स्टार होते हैं हर गैलेक्सी में, अगर इसी हिसाब से जोड़ा जाए तो एक के बाद 21 जीरो लगा के जो है उतने स्टार हैं। इसको क्विंटिलियन बोल रहे हैं लोग। ठीक, और अगर ऐसा है तो नासा ने कहा है कि जो धरती पे पूरी अर्थ पे एक ग्रेन ऑफ सैंड जो है, ठीक है, एक रेत का एक जो टुकड़ा है, कण होता है, उसके 10 गुना ज़्यादा स्टार्स है पूरे ब्रह्मांड में। ठीक, और इसमें कैलकुलेशन जो है वो इनसाइड ऑफ गैलेक्सी जोड़ा गया, लेकिन इससे ज़्यादा हो सकता है, इसीलिए इंफॉर्मेशन इसमें जो है ज़्यादा अच्छी करने की कोशिश की गई इम्प्रूवमेंट करके। इम्प्रूवमेंट क्या है? उसके लिए साउंडिंग रॉकेट। साउंडिंग रॉकेट मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि साउंडिंग रॉकेट का मतलब होता है एक्सपेरिमेंटल रॉकेट भेजा जाएगा। साइबर 2 जो है इसमें इंस्ट्रूमेंट लगाया गया है कि ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर जाने पर, अबव अर्थ एटमॉस्फेयर यानी कि जो वायुमंडल है अर्थ का, उसके बाहर जाए, क्योंकि उससे ज़्यादा साफ दिखता है। क्योंकि वायुमंडल के अंदर जो है वो ज़्यादा मतलब थोड़ा वायुमंडल के कण वण होने की वजह से, बादल इन सब की वजह से दिख नहीं पाता। तो इसके बाहर जाने पर ये क्या करेगा कि ये देखेगा पैच ऑफ स्काई। ठीक, इट विल सर्वे ए पूरा, अगर ये स्काई है तो एक पैच ऑफ स्काई को सर्वे करेगा। ठीक, और उसमें जाके देखो इसको ऐसे बनाते हैं, पूरा ये स्काई इसने देखा तो ये पैच ऑफ सर्वे इस स्काई को करेगा यहाँ पर। ठीक, और इसमें कई सारे डजन ऑफ क्लस्टर्स होंगे गैलेक्सी की, मतलब 24-36 जो भी हैं, मतलब डजन के उसमें क्लस्टर्स होंगे। ये नहीं कि सारे कर लिए, इतने एरिया कर रहा ना पूरे उसमें, पूरे उसमें से। तो ये चीज़ हो गई। और इसमें ऐसा नहीं होगा कि एक एक तारा गिनेगा, ये बात समझ लेना, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। ठीक, तो क्या करेगा, ये डिटेक्ट करेगा कि एक्स्ट्रा गैलेक्टिक बैकग्राउंड लाइट को करेगा। ये ध्यान रखना, एक्स्ट्रा गैलेक्टिक बैकग्राउंड लाइट, ये क्या होता है? जितनी भी लाइट हमारे ब्रह्मांड में आज तक एमिट हुई है उसको डिटेक्ट करता है ये। EBL करके आप इसको याद कर लेना। ठीक, तो एक्स्ट्रा गैलेक्टिक बैकग्राउंड लाइट को ये डिटेक्ट करता है। और उसके बाद जो है, जो भी ये एक्स्ट्रा गैलेक्टिक बैकग्राउंड लाइट आई, मान लीजिए इतने में इसने चेक किया था, इसमें जो भी EBL आ रहा है उसको चेक कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है। फिर इसके अंदर भी एक पोर्शन जो है उसको ये लेगा जिसका नाम है कॉस्मिक इंफ्रारेड बैकग्राउंड। ठीक, CIB। ठीक, कॉस्मिक इंफ्रारेड बैकग्राउंड जो है इसको चेक करेगा, और इसमें जितने भी कॉमन स्टार्स हैं और सबसे ज़्यादा जो लाइट फेंकने वाले स्टार्स हैं उनकी जो है रोशनी को ये मतलब मेज़र करेगा, उससे निकालेगा कि स्टार कितने हैं। ठीक, तो पूरा एक पैच ऑफ एटमॉस्फेयर लिया, उसके अंदर जो है इसने मतलब कई सारे क्लस्टर्स गैलेक्सी के ले लिए, और उसके अंदर EBL लिया, एक्स्ट्रा गैलेक्टिक बैकग्राउंड लाइट लिया, और उसके अंदर भी इसने जो है CIB लिया यानी कि कॉस्मिक इंफ्रारेड बैकग्राउंड लिया, जिससे कि जितनी लाइट उसमें आ रही है, कॉमन स्टार्स ने एमिट करी है, जितने ज़्यादा ब्राइट लाइट ने किया है, तो उसके अनुसार अंदाज़ा लगाता है, एस्टिमेट करता है कि कितने स्टार्स हो सकते हैं। ठीक, थोड़ा टॉपिकल, ये ट्रिपिकल था टॉपिक, इसलिए मैंने इसको आसान जितना हो सके डायग्राम से बताने की कोशिश की है। जो मेन कीवर्ड्स है ना, CIB EBL, ये सारी चीज़ें याद रखना। साइबर 2 इसको जो है कर रहा है। नासा ने शुक्र के लिए 2 नए मिशन की घोषणा की है। देखो अब क्या है, नासा का एक मिशन है आपका, डिस्कवरी प्रोग्राम है, सॉरी, डिस्कवरी प्रोग्राम में नासा ने क्या कहा है कि कम समय में और कम लागत पे आप लोग जो एक्सपेरिमेंट कुछ करना चाहते हो तो करो। तो उसमें यहाँ पे इन्होंने वीनस जो हमारा है, पहले क्या है, मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, फिर उसके बाद जो है एस्ट्रॉयड की बेल्ट आ जाती है। ठीक, फिर उसके बाद जो है कौन कौन से आते हैं ग्रह बताइए, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, ठीक है ना, ये आता है कि नहीं आता है, यूरेनस हो गया। फिर बाद में कौन आता था जो अब हट गया है, उसका नाम बताइए, डॉर्फ प्लैनेट बना दिया गया उसे। फिर उसके बाद ये क्यूपर बेल्ट होती है, क्यूपर बेल्ट ये भी एस्ट्रॉयड वाली है, और फिर आउटर स्पेस हो जाता है। ठीक, तो ये जो है वीनस जो है सेकंड नंबर पे आता है। अब इसमें इसको जो है, इसका क्या है, अब इसको यहीं पे डायग्राम से समझ लेते हैं पूरा। ये सेकंड नंबर पे तो आता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा गर्म है।
ठीक, मरकरी तो सन के सबसे करीब है, लेकिन फिर भी ये गर्म क्यों नहीं है? क्योंकि जो वीनस का जो एटमॉस्फेयर वायुमंडल है वो बहुत ज़्यादा थिक है। कार्बन डाइऑक्साइड भाई साहब वहाँ पे 80-90% है। अपने अर्थ पे कितना है? सबसे ज़्यादा कौन प्रतिशत है? नाइट्रोजन का है। ठीक, लेकिन नाइट्रोजन इतने ज़्यादा समय तक रहती नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा 200-300 साल तक रहती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है NOx, उसके भले ही जो है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो, लेकिन ये कम समय तक रहती है। और यहाँ पे तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा भी है, बहुत ज़्यादा 80-90%, तो इसकी वजह से जो है ये गर्म रहता है आपका मरकरी से भी ज़्यादा। अच्छा, ये अर्थ से थोड़ा सा साइज़ में छोटा है, डायमीटर में बिल्कुल सेम है, और जो है फिर भी ये ट्विंस बोला जाता है अर्थ का। लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे भाई जान मतलब जीवन था नहीं था, इसका जो है क्या इसका एटमॉस्फेयर है, उसके लिए हम लोग क्या भेज रहे हैं? दा विंची प्लस भेज रहे हैं। दा विंची प्लस भेज रहे हैं। दूसरा जो है आपका कौन सा है? दूसरा है वेरिटास है। ठीक, वेरिटास जो है दूसरा वाला, वो क्या देख के आएगा कि इसकी जो सरफेस है, जो वीनस की जो धरती है, जो वीनस की जो सरफेस है वो किस तरीके की है। ठीक, वो सब देख के आएगा। तो दूसरी चीज़ ये है कि सबसे ज़्यादा ये सेकंड चमकने वाला जो है, हम इसको दिन में भी कभी कभी देख लेते हैं, शाम को भी देख लेते हैं। वीनस को अकेला एक प्लैनेट है जो दूसरा सबसे चमकीला है हमारे सोलर सिस्टम में। पहला कौन सा है? मून है। ठीक, अगर सिर्फ प्लैनेट से पूछे तो सबसे ज़्यादा कौन है? वीनस है। लेकिन सबसे ज़्यादा चमकीला जो है अगर पूरे सोलर सिस्टम पूछा है तो हमें जो अर्थ से दिखता है वो कौन होगा? मून होगा, फिर आपका ये होगा वीनस होगा। ठीक, वो इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें बादल वादल मैंने बताया वायुमंडल बहुत ज़्यादा है, तो वो रिफ्लेक्ट और स्कैटर कर देते हैं लाइट जो सन से आ रही, तो उसकी वजह से ज़्यादा चमकीला दिखता है। ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा जो है आपका ये उल्टा घूमता है, जैसे हम लोग, जैसे अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है ना, वेस्ट टू ईस्ट ऐसे मोशन रहता है, लेकिन यहाँ पे जो है आपका जो वीनस पे क्या है, ये उल्टा घूमता है, ऐसे घूमता है उल्टा। ठीक, ये आपका ईस्ट वेस्ट घूमता है। और इसकी वजह से क्या है कि ये काफ़ी स्लो भी है। एक दिन जो होता है वो अर्थ के 243 दिन के बराबर होता है वीनस पे। समझ रहे हो तो कितना स्लो है ये, कहने वाली बात है। इसका एक रोटेशन, एक दिन का रोटेशन। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। और डिस्कवरी प्रोग्राम में जो है इसके अंतर्गत कितने दा विंची प्लस और जो है वेराइटीज नाम के 2 नासा भेज रहा है। और देखते हैं कोई फैक्ट भूल गया होगा तो भी यहाँ पे कवर कर दूंगा। देखिए, दा विंची का फुल फॉर्म है डीप एटमॉस्फेयर वीनस। एटमॉस्फेयर पे इसका फोकस है, ध्यान रखना। वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री इमेजिंग। ठीक, वेरिटास का क्या फुल फॉर्म है? वीनस एमिसिविटी, मतलब कितना एमिशन क्या क्या कर रहा है। ठीक, आपका रेडियो साइंस, इंसा, टोपोग्राफी, जैसे मैंने आपको बताया कैसे, मतलब क्या उसका सरफेस का क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक, और ये इसमें इसका जो है $500 बिलियन देगा 28-30 तक के लिए। 1992 में जो इनका डिस्कवरी प्रोग्राम चला था, जिसमें यही है कि इस कम समय में कम लागत पे आप लोग प्रोग्राम जो है कुछ स्पेस का बनाओ, तो हम उसको करेंगे। 2019 में इसको भेजना है। ये सिलेक्शन किए गए हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज़ है कि ग्रेविटी भी वीनस की कम है हमारे यहाँ। अगर कोई बंदा छलांग लगाएगा तो 10 फीट तक जाता है, तो वीनस पे 11 फीट तक चला जाएगा। हमारी जो है आपका ये मॉर्निंग या इवनिंग में हमको वीनस आंखों से दिख जाता है अपनी, और ये अर्थ का ट्विन बोला जाता है। ठीक, और ये काफ़ी इनहॉस्पिटेबल है क्योंकि इसका जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। ठीक, टेम्परेचर देख रहे हो 465 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है यहाँ पे। विंड भी काफ़ी तेज़ चलती है, 100 मीटर प्रति सेकंड वाली। ठीक, और मेटल कोर, इसका कोर जो है पता नहीं है कि भैया मेटल का है क्या है। जैसे अर्थ का है ना कि अर्थ का जो आपका सॉलिड कोर है, और मतलब अर्थ के कोर इंटीरियर लिक्विड कोर और सॉलिड कोर होता है ना, दो, इनर कोर और आउटर कोर। तो इनकी वजह से जो है अर्थ में बार मैग्नेट की तरह बना हुआ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, लेकिन इसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही वीक है। तो ये वीनस की, ये भी एक डिफरेंस है, डिफरेंस में अगर पूछा जाए तो। दा विंची जो है आपका ये केमिस्ट्री और यूएस का पहला ये होगा प्लान, ये जो कि वीनस के एटमॉस्फेयर को फिर से जाके जांचेगा 1978 के बाद, दा विंची प्लस। ठीक, अंडरस्टैंड करेगा वीनस का कंपोजिशन क्या है, प्लैनेट कैसे फॉर्म हुआ, कैसे ये आगे बढ़ा, इवॉल्व होता चला गया इसका थिक एटमॉस्फेयर में। ये क्या है कि जैसे ये हो गया वीनस, तो इसका अगर मान लीजिए वो है ये इस तरीके ऑर्बिट, तो ये इसके एटमॉस्फेयर के अंदर जाके डेसेंट जाके घूम के आएगा, तो वहाँ से नापेगा कि एटमॉस्फेयर में कैसे क्या चीज़ें हैं, कौन सी गैसेज हैं, नोबल गैसेज ये सब। और ये भी देखेगा ये कि जैसे अर्थ पे क्या है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, एशिया कॉन्टिनेंट बना हुआ ना, ये मतलब भूवैज्ञानिक विशेषता वाली चीज़ें जो हैं
टोपोग्राफी, तो वहाँ पे भी देखेगा वीनस पे, जिसको जो है कॉन्टिनेंट की तरीके से ही उसको वहाँ पर वीनस पे क्या बोलते हैं, टेसेरे, टेसेरे बोलते हैं। वेरिटास जो है आपका, इसका नाम है वीनस, एमिसिविटी, रेडियो साइंस, इंसार, टोपोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें यही है कि ये जाके उसका जियोलॉजिकल हिस्ट्री देखेगा, उस पर लाइफ रही कि नहीं रही, ठीक है, और ये डिफरेंट कैसे, अर्थ से डिफरेंट कैसे है, एमिशन का मैपिंग करेगा, मतलब उत्सर्जन कैसे क्या हो रहा है, किस टाइप के वहाँ पे जो है पत्थर हैं, ठीक, उससे पता चलेगा कि इन्फॉर्मेशन कहीं से निकाल सकेंगे। वहाँ पे एक्टिव वॉल्केनो है कि नहीं, ज्वालामुखी सक्रिय है कि नहीं है, वाटर वेपर रिलीज करते हैं कि नहीं करते हैं। वीनस के बारे में कई सारी चीज़ आपको होते हैं। सेकंड ब्राइटेस्ट है, और अर्थ का ट्विन भी बोला जाता है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ था, भूल जाता हूँ मैं, इसीलिए लिख लेता हूँ। गोल्डी लॉक जोन क्या होता है, गोल्डी लॉक जोन्स क्या होते हैं, ये आप लोग बताना, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ भी चुका है। ठीक, आपका क्लोजेस्ट प्लेनेट जो है आपका सन से है, ये तब भी ठंड, मतलब ज़्यादा गर्म, मरकरी से ज़्यादा गर्म है एटमॉस्फेयर में की वजह से, और 471 तक पहुंच जाता है। एक दिन जो है 243 अर्थ डेज के बराबर होता है, और उसका कोई भी मून वून नहीं है। ये भी एक एक्स्ट्रा फैक्ट था जो रह गया था। ठीक, अगला देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वैश्विक नाइट्रोजन सम्मेलन हुआ। अच्छा, ये 8वां था, और 3 साल में एक बार होता है। पिछले साल हो नहीं पाया कोविड की वजह से, इस साल भी हुआ तो वर्चुअली हुआ है। इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव, नाइट्रोजन साइकिल आप लोगों को पता है, ठीक, जैसे पेड़ों के जो है उसके रूट्स में रहता है, जो दलहन वाले पल्सेस वाले पेड़ होते हैं ना, तो उसमें राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है वो एटमॉस्फेयर से उसको जो है नाइट्रीफाई करके जो है लेके आता है। इसी तरीके से ये एटमॉस्फेयर में जो रहता है वो आपको एंथ्रोपोजेनिक एमिशन भी होता है। कई सारे प्लांट एनटीपीसी, मतलब जैसे थर्मल प्लांट है, इन सब भी सबसे रिलीज होता है, जिससे कि एसिड रेन हो जाती है। अभी सारी चीज़ें बताऊंगा। और उसके बाद कई सारे डिपोजिशन भी हो जाती है पेड़ों में, जैसे राइजोबियम हो गया। इसी तरीके से एजेटोबैक्टर एक होता है बैक्टीरिया, वो क्या करता है बताइए आप लोग। ठीक, फिर ये सॉइल और वाटर में जो है नाइट्रेट होता है, नाइट्राइट भी होता है, NO2+ हो गया। ठीक, नाइट्रस ऑक्साइड जो है ना, ये NOx, ये बहुत खतरनाक है। इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड से, लेकिन ये जो है क्योंकि अपना शेप बदलता रहता है, तो इसलिए जो है कभी सॉइल में है कभी कहीं है, तो इसकी वजह से ज़्यादा खतरनाक कम होता है। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड कई कई सैकड़ों साल रहता है एटमॉस्फेयर में। इसकी वजह से अगर वो कम भी उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, तब भी वो ज़्यादा समय तक रहने की वजह से क्लाइमेट चेंज ज़्यादा करने के उसके चांसेस हैं। ठीक, अब की बार जो फोकस था आपका इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव का, वो था SDG गोल्स पर। ठीक, SDG गोल्स पे, सतत विकास जो गोल हैं उस पर। ये पोस्टपोन पिछले साल हो गया था, कई लोगों ने इसमें जो है पार्टिसिपेट किया। पहली बार 2 दशक के बाद में जर्मन एनवायरनमेंट वालों ने इसमें हिस्सा लिया है। वहीं सब फालतू बातें हैं ये कहाँ। और इसको जो इंटर गवर्नमेंटल जो है, ये एक इन्होंने वेबसाइट बनाई है, इसको जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। नाइट्रोजन कैसे रिएक्टिव है उसके तरफ ध्यान खींचना है वो सबके लिए। इसमें साइंटिस्ट ने, स्पीकर्स कई सारे UN के एनवायरनमेंट प्रोग्राम वाले, UN FAO जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इन सब ने भी जो अपनी अपनी बातें रखी। ठीक, नाइट्रस ऑक्साइड पे काफ़ी जोर दिया गया। 300 गुना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है इसका कार्बन डाइऑक्साइड का। ये यूके भी काफ़ी बढ़ चढ़ के इसके बारे में बोल रहा है। क्यों? क्योंकि यूके में COP26 होने वाला है। ठीक, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस होने वाला है ग्लासगो में नवंबर में। अच्छा, ये होना था इटली में, ध्यान रखना, लेकिन इटली में हो नहीं पाया पिछली बार, पता ही कोरोना की वजह से क्या हुआ इटली में। तो अब ये वहीं वाला जो है यूके में हो रहा है इस साल ग्लासगो में नवंबर में, COP26। ठीक, इसका जो है वेबसाइट एक बार जो आप लोग जाके देखना। इंटरनेशनल नाइट्रोजन जो पहल है ये 2003 में चालू हुई थी। कौन से प्रोग्राम के अंतर्गत? ये प्रोग्राम है साइंटिफिक कमिटी ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरनमेंट, साइंटिफिक स्कोप बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, एंड फ्रॉम इंटरनेशनल जियोस्फीयर बायोस्फीयर प्रोग्राम। इन दोनों ने इसको चालू किया था। इसमें इसका उद्देश्य यही है कि टिकाऊ खाद्य उत्पादन में नाइट्रोजन फर्टिलाइजर में यूज़ होता है। अमोनिया आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, अमोनिया हो गया आपका। नाइट्रोजन, यूरिया क्या है? नाइट्रोजन है यार पूरा पूरा। NPK आप लोग मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है कि नहीं आता है? क्रॉप हो गई, फूड प्रोडक्शन हो गया, इसके नेगेटिव इफेक्ट भी कई सारे हैं, वही बताते हैं। ठीक, फूड से ले और प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन में इन सब से निकलता है। जैसे एयर में गया NOx और SO2 मिला के क्या होता है? एसिड रेन हो जाती है। ठीक है, आपका जो है ओजोन में बनाने में, फोटोकेमिकल स्मॉग बनाने में भी काम आता है ये। ठीक, जो आपका जो है जो मतलब अर्थ के करीब वाला ओजोन है
उसको बोलते हैं, और इन्वायरमेंट और इन सबको करता है। नाइट्रोजन पोल्यूशन आपका बहुत ज़्यादा है। आप लोगों ने देख सुना होगा कि लेक्स होती हैं, उसमें कई सारी चीज़ें नहीं, वो जो है वो शैवाल उगाते हैं, मतलब शैवाल कई बिल्कुल हरी हरी हो जाती है ऊपर से, उसको क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। वो पोटेशियम और नाइट्रोजन के जाने की, गंदगी में जाने की वजह से तो होता है। उससे क्या होता है कि जो शैवाल होते हैं, एल्गी होते हैं, वो उनको जो उनके लिए तो न्यूट्रिशन है ये, तो वो और तेज़ी से बढ़ने लगते हैं, ग्रो करने लगते हैं और तेज़ी से, तो पूरा जो है उसमें जो ऑक्सीजन जो डिजॉल्व होती है वो ख़त्म हो जाती है भाई। बीओडी सीओडी वाले कौन से आपने पढ़े होंगे, तो यूट्रोफिकेशन वाली चीज़ है। इसके अलावा जो हवा में भी अमोनिया ओजोन बनाता है, फोटोकेमिकल स्मॉग हो गया, ठीक, ये सारी चीज़ें वाटर वे, और इन सबको भी ये नुकसान करता है। ये आपका एयर का हो गया। इसी के साथ में हम लोग का जो है फेवरेट सेक्शन आ गया जिसका नाम है कॉमन का आईएसपीसीएस। देखो इसमें पहला क्वेश्चन जो है, इसमें हम लोग प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, किस तरीके से करना होता है ध्यान देते हैं। देखिए मेगा फूड पार्क से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इसको करेगा, ठीक है, और 2008 में चालू हुआ था, ठीक है भैया। ये भी स्पेशल पर्पस व्हीकल, ये कोई गाड़ी घोड़ा नहीं है, ध्यान रखना। स्पेशल पर्पस व्हीकल सिर्फ एक कंपनी टाइप से है, कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है, सही है स्टेटमेंट। और इसको यूज़ किया जाता है कि जो है आराम से एक पर्टिकुलर काम करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे मेगा फूड पार्क बनाने के लिए इसको बनाया जा रहा है, स्पेशल पर्पस व्हीकल। और इसका एम यहाँ पे यही है कि कृषि उत्पादन के बाजार में जोड़ने के लिए, जो भी प्रोडक्ट एग्रीकल्चर का आता है उसमें कुछ वैल्यू एडिशन कर लो, टमाटर को टमाटर प्यूरी बना दो, केचप बना दो, और फिर मार्केट में ले जाओ, ताकि वो अच्छे से उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, मतलब जल्दी ख़राब ना हो, ठीक। और उसमें वैल्यू एडिशन कुछ उसमें कर दो ताकि लोग जो है आसानी से उसको खा लें, ठीक। तो ये वाली चीज़ें सीधे कंजम्पशन कर लें, तो ये है वैल्यू एडिशन कर दो, कुछ कुछ जो है उसकी शेल्फ लाइफ या फिर बढ़ा दो, कई सारे तरीके से फूड प्रोसेसिंग और ये हो सकती है प्रसंस्करण। तो इसको समझना, ये टॉपिक है भी जीएस पेपर 3 में, तो पढ़ लेना इसको, इससे क्वेश्चन पूछता है हर बार, ठीक। तो इसमें सारे स्टेटमेंट जो है वो सही है। देखो एग्रीकल्चर में जो है आपके बैकवर्ड लिंकेजेस होते हैं और फॉरवर्ड लिंकेजेस होते हैं। ये किस पे वर्क कर रहा है, फॉरवर्ड लिंकेजेस में कर रहा है, मार्केट तक उपभोक्ता तक पहुंचा रहा है। 42 फूड पार्क जो है सैंक्शन हुए हैं, 25 पे काम चल रहा है, 17 पे भी काम बाकी है। और जो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, ये एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के भी ये मिनिस्टर हैं, तो इन्होंने अभी जो है इंडस बेस्ट फूड पार्क जो है चालू किया है, मेगा फूड पार्क, रायपुर छत्तीसगढ़ में। अगला जो हमारा एक क्वेश्चन है, ये लो हम लोग कर भी चुके हैं, फिर से एक तरीके रिवाइज हो रहा है। वह सेज इनिशिएटिव क्या है, जो आपका मंत्रालय है सामाजिक न्याय और अधिकारिता, यानी कि ये सशक्तिकरण जो मंत्रालय है इसने चालू किया, सेज यानी कि सीनियर केयर, ठीक, जो बुजुर्ग हैं केयर करना, एजिंग ग्रोथ इंजन इनिशिएटिव है, सेज इसको बोला जाता है। इसमें वन स्टॉप एक्सेस है, जो भी एल्डरली केयर है वो जाएं प्रोडक्ट लें, स्टार्टअप लोग बनाए बनाए मतलब नए स्टार्टअप आएंगे वो एल्डरली केयर में काम करेंगे। तो ये वाली चीज़ है, ये भी स्टेटमेंट सही है। और स्टार्टअप हम सेलेक्ट करेंगे उनके जो है नवाचार इनोवेटिव उत्पादों और सर्विसेज पर, ठीक। अच्छे से अच्छा जो है कम उसमें जो है बढ़िया से बढ़िया जो है प्रोडक्ट, एजिंग वालों जो बूढ़े हैं लोग वृद्ध हो गए उनके अच्छे से अच्छा जो है उनका लिए करें। उसके लिए स्टार्टअप हैं, स्टार्टअप अगर अच्छा करेंगे तो इस स्कीम के अंतर्गत जो इनिशिएटिव इसके अंतर्गत जो है ये सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट इसको लेके आया है, अच्छी बात है। और देखो ये क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी 2001 में तो 7.5% तक थी पॉपुलेशन, 2026 में 12.5 दो और 20% तक हो जाएगी, 2050 तक एजिंग पॉपुलेशन हो रही है, तो उनके भी लिए हमें काम करना। और ये रिकमेंडेशन किसके थे, एम्पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी के थे, तो उन्होंने ये कहा था कि ऐसा स्टार्टअप बनाओ एल्डरली के लिए, जो किसके अंदर आ रहा है, सेज इनिशिएटिव के अंतर्गत आ रहा है। तो इसी के साथ में हमारा ये वाला सेशन खत्म होता है। आज तो संडे है मेरे भाई, ऐसे तो लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस 3 वाला ये ऐसे है, बहुत ही सिंपल से मैंने ऐसे दिया है कि फ्री एंड फेयर डेमोक्रेसी वर्सेस, ठीक, बनाम जिसे बोलते हैं हिंदी में लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, इतना ही है, इसको समझना है। और ओपन कैनवस है, कैसे क्या लिखना है कि बॉडी आप पहले आप इंट्रो दो, कुछ किंवदंतियाँ कुछ समझा सकते हो, फिर बॉडी में उसको जस्टिफाई करो अलग अलग उसमें लेके कि फ्री एंड फेयर होना चाहिए, भारत में क्या है बाहर क्या है, क्या हम लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी को ज़्यादा वो तवज्जो देना चाहिए, वो सबसे मतलब ज़्यादा अच्छी डेमोक्रेसी है, या फिर फ्री एंड फेयर डेमोक्रेसी ज़्यादा अच्छी है। डेमोक्रेसी के क्या क्या फीचर्स होते हैं कुछ कुछ बता दे रहा हूँ, कैसे डिसेंट करना, हर बात पे जो है उनको अभिव्यक्ति की आज़ादी वो सब भी होनी चाहिए, जनता को डिबेट डिस्कशन ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, है ना। तो और डेमोक्रेसी का लिटरल मीनिंग क्या है, तो टॉपिक क्या है इसका, स्वतंत्रता और
निष्पक्ष लोकतंत्र बनाम सबसे बड़ा या सबसे पुराना लोकतंत्र, 500 वर्ड से कम में इसको लिखना है। तो इसी साथ में आज का सेशन खत्म होता है। अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक का बटन तोड़िए, शेयर और सब्सक्राइब करके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए, ताकि जो है इसी तरीके से मैं आप लोग के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट और गाइडेंस और बढ़िया से बढ़िया टॉपिक ऐसे सब कुछ लेकर आता रहूँ। कल मैंने आप लोग को बताया भी था कि कितने क्या चीज़ आप लोग को मिल रही है। अगर आप लोग को यूपीएससी और ईपीएफओ का कंप्लीट पेड ग्रुप, ठीक, या फिर जो है टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप लोग इन नंबर्स को ज्वाइन कर पे कॉल कर सकते हैं, 8564880530, 9696066089 पे। तो चलिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। कल फिर सुबह मिलेंगे 6 बजे, तब तक ले लेते हैं आपसे अलविदा। और खूब पढ़िए, खूब बढ़िए, लगातार जो है मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे मातरम।